स्पिंडल, जिसे आर्न शेप भी कहा था। अपराइट पिरामिड क्या रिप्रेजेंट करता है, किस तरह की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है? बेटा ये तो इंडिविजुअल के बारे में आप बता रहे हो। जो अपराइट पिरामिड होता है वो एक्सपांडिंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी पॉपुलेशन? एक्सपांडिंग, क्योंकि वहां पर प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर रिप्रोडक्टिव से ज्यादा होता है, और जहां पर प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर रिप्रोडक्टिव से ज्यादा होगा वो किस तरह की पॉपुलेशन होगी? एक्सपांडिंग। सेकंड पिरामिड था बेल शेप, वहां पर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का नंबर इक्वल होता है, यानी वो पिरामिड किस तरह की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है? आंसर दोगे स्टेबल। और लास्ट जो स्पिंडल शेप था, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर रिप्रोडक्टिव से कम था, वो किस तरह की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था? डिक्लाइनिंग। ये हम पढ़ चुके हैं। मॉड्यूल देना बेटा। मॉड्यूल में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व करें। पेज नंबर 113 पर आए। मॉड्यूल पेज नंबर 113। AIPMT 2009 में पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो सॉल्व करें इसको। पहला क्वेश्चन बेटा, इसको पढ़ो समझो सॉल्व करो। आप यहां देख लें बेटा, थोड़ा सा बुक आपकी इधर कर लें। और जो स्टूडेंट मॉड्यूल नहीं लाए हैं वो मॉड्यूल लेकर आया करे क्लास में, ठीक है? देखो यहां लिखा है a country with a high rate of population growth took measures to reduce it। यानी एक कंट्री है जहां पर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या थी? बहुत ज्यादा। उसे कम करने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए। आगे लिखा है द फिगर बिलो शोज एज सेक्स पिरामिड्स ऑफ पॉपुलेशंस ए एंड बी 20 इयर्स अपार्ट। यानी ये जो दो पिरामिड हैं ए एंड बी, इनके बीच में 20 इयर्स का गैप है। यानी एक पिरामिड 20 इयर्स पहले का है, दूसरा पिरामिड 20 इयर्स बाद का है। यानी आपको ये पिरामिड देखकर पहचानने हैं कि कौन सा पिरामिड अर्लियर है और कौन सा पिरामिड रिसेंट है, ये आपको पहचानना है। अब आप यहां पर देखें, ये जो दोनों पिरामिड हैं इनकी शेप क्या है? अपराइट। शेप क्या है? अपराइट, यानी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है। अब आप दोनों पिरामिड में देखो, बताओ कौन से पिरामिड का बेस ज्यादा ब्रॉड है? बी का। इसका मतलब बी में प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर रिप्रोडक्टिव के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, ठीक है? अगर प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर बहुत ज्यादा होगा तो ग्रोथ तेजी से होगी, जबकि ए वाले पिरामिड में आप देखो कंपैरेटिवली प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर कम हुआ है। अगर प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर कम हो रहा है मतलब ग्रोथ रेट पहले से कम होगी। इसका मतलब बी पिरामिड 20 साल पहले वाला होगा और ए पिरामिड रिसेंट होगा। ये हमें क्लियर हुआ। अब आप फर्स्ट ऑप्शन देखें, लिखा है ए इज द अर्लियर पिरामिड। बोलो सही होगा क्या? नहीं। सेकेंड ऑप्शन देखें, ए इज मोर रिसेंट। यस। एंड शो स्लाइट रिडक्शन इन द ग्रोथ रेट। यस। लेकिन अब पहले से ग्रोथ रेट में कुछ कमी आई है क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर पहले से कम हुआ है। आंसर होगा सेकंड। आप थर्ड ऑप्शन देखें, लिखा है बी इज द अर्लियर पिरामिड। बोलो सही है क्या? अरे अर्लियर पिरामिड तो है, अर्लियर पिरामिड तो है, आगे लिखा है एंड शोज स्टेबिलाइज ग्रोथ रेट। ये गलत हो गया। स्टेबिलाइज ग्रोथ रेट होने के लिए पिरामिड बेल शेप होना चाहिए, जबकि यहां पर पिरामिड कैसे है? अपराइट, यानी पॉपुलेशन एक्सपांडिंग ही है। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत। फोर्थ ऑप्शन देखो, बी इज मोर रिसेंट। बोलो सही होगा क्या? गलत, यानी आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड नंबर सोल्व करें। एक मिनट बेटा। हाँ, क्या आंसर होगा? डिक्लाइनिंग। सेकंड क्वेश्चन जो AIPMT 2011 में पूछा गया, यहां पर आपको पिरामिड दिया गया है और पूछा गया है ये किस तरह की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने पिरामिड की शेप देखी, बताओ शेप कैसी है? स्पिंडल शेप।
और स्पिंडल शेप पिरामिड क्या रिप्रेजेंट करता है? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आए, क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करें इसको। 8 नंबर, इन ए ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। बेटा ग्रोइंग पॉपुलेशन लिखा है, इसका मतलब एक्सपांडिंग है, ग्रो कर रही है मतलब एक्सपांडिंग है। पिरामिड कैसा होगा? अपराइट। अब बताओ उसके रेस्पेक्ट में सही ऑप्शन क्या होगा? पढ़े, फर्स्ट ही होगा, यानी प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। फर्स्ट एक्सरसाइज में वापस आए, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करें। 6 नंबर, जहां लिखा है अ कंट्री हैज अ हाई नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल देन प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द पॉपुलेशन? अगर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल का नंबर प्री रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है तो बताओ पिरामिड की शेप कैसी होगी? अपराइट, बेल या स्पिंडल? स्पिंडल, और स्पिंडल है मतलब डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। आगे बात समझ में? आंसर होगा सेकंड। यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब देखो नेक्स्ट इसमें आता है, समझना बेटा ध्यान से, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। डेमोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक तो पिरामिड्स वाला जो क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किए, दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, सब कुछ आपका क्लियर होगा। दो टाइप के ग्रोथ कर्व हमें यहां पर पढ़ने हैं। पहला एक्सपोनेंशियल कर्व और दूसरा है सिग्मोइड कर्व। इसे लॉजिस्टिक कर्व भी कहा जाता है, किसी भी नाम से पूछा जाए। सिग्मोइड कर्व, दूसरा नाम है लॉजिस्टिक कर्व। डिफरेंस ध्यान से समझें, जब नोट करने के लिए कहा जाएगा तब आपको नोट करना है। ठीक है, पहले समझो ध्यान से। पहला पॉइंट, आपसे पूछा जाए जब एक्सपोनेंशियल कर्व बनता है तो इस कर्व की शेप क्या होती है? किस शेप का ये बनता है? आपको आंसर देना है जे शेप। पहला क्वेश्चन, ठीक है। सिग्मोइड कर्व ये बनता है एस शेप। शेप आप याद रखें। बताओ एक्सपोनेंशियल कर्व की शेप कैसी होती है? जे शेप। सिग्मोइड की कैसी होती है? एस शेप। सेकंड पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, एक्सपोनेंशियल कर्व तब बनता है जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो। रिसोर्सेस कैसे हो? अनलिमिटेड, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं तो पॉपुलेशन तेजी से ग्रो करेगी, ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी, यानी कर्व को आप कहोगे एक्सपोनेंशियल कर्व है। लेकिन सिग्मोइड कर्व में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड। आपने सिग्मोइड कर्व के बारे में छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा और वहां पर आपको इस कर्व की 3 फेजेस बताई होंगी। लेग, लोग, स्टेशनरी। सुना है ना नाम, लेग, लोग, स्टेशनरी। सिग्मोइड कर्व में स्टेशनरी फेज बनती है, स्टेशनरी फेज आती है क्योंकि यहां पर रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड। यहां पर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो याद रहे यहां पर आपको स्टेशनरी फेज नहीं मिलेगी क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तेजी से ग्रोथ होगी और जैसे ही रिसोर्सेज की कमी आएगी या हम कहें सीजन का एंड हो जाएगा या हम कहें फेवरेबल कंडीशन खत्म हो जाएगी तो पूरी पॉपुलेशन एक साथ डिसअपियर हो जाती है। एक्सरसाइज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करें इसको। यानी यहां पर आप एग्जांपल ले सकते हो, इंसेक्ट ग्रोथ
इन रेनी सीजन। बेटा बातें नहीं। और यहां पर आप एग्जांपल लोगे ह्यूमन ग्रोथ, यानी ह्यूमन की जो ग्रोथ है वो सिग्मोइड कर्व रिप्रेजेंट करता है। इंसेक्ट ग्रोथ इन रेनी सीजन एक्सपोनेंशियल कर्व शो करता है। देखो समझना, रेनी सीजन बारिश के टाइम में आप देखते हो नाइट टाइम में ट्यूबलाइट बल्ब के आसपास बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं। वो कंडीशन उनके लिए फेवरेबल होती है, वो सीजन उनके लिए फेवरेबल होता है, रिसोर्सेज उनके लिए अनलिमिटेड होते हैं, तेजी से ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। यानी उनका जो ग्रोथ कर्व होता है वो कौन सा होता है? एक्सपोनेंशियल। और जैसे ही रेनी सीजन खत्म हो जाता है आप देखते हो सभी इंसेक्ट एक साथ खत्म हो गए। तो वहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है, पढ़ो इसको दोबारा से और आंसर बताओ क्या होगा। लिखा है फॉलोड बाय इट्स डिसअपियरेंस एट द एंड ऑफ द सीजन। ठीक है, यानी जैसे ही सीजन का एंड होगा सभी एक साथ डिसअपियर हो जाते हैं, यानी यहां पर आपको स्टेशनरी फेज नहीं मिलेगी। आ गई बात समझ में? तो ये एग्जांपल आप याद रखें, इंसेक्ट ग्रोथ इन रेनी सीजन एक्सपोनेंशियल कर्व। ह्यूमन की ग्रोथ कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करता है? सिग्मोइड। एक एक एग्जांपल याद रखें। अब ग्राफ समझना, वाई एक्सिस पर लिया जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी, इसे आप एन से रिप्रेजेंट करोगे। इस तरफ लिया जाता है टाइम टी। ठीक है, यहां पर भी समझे, वाई एक्सिस पर वही पॉपुलेशन डेंसिटी एन और इस तरफ लोगे टाइम टी। एक्सपोनेंशियल कर्व इस तरह का बनता है। बताओ शेप कैसी आ रही है? जे शेप। सिग्मोइड कर्व इस तरह का बनता है। बताओ शेप कैसी आ रही है? एस शेप। और यहां पर ये जो लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है रिसोर्सेस की लिमिट, क्योंकि सिग्मोइड कर्व के केस में रिसोर्सेस कैसे हैं? लिमिटेड। ठीक है, समझना। अब यहां पर इनमें कौन कौन सी फेजेस आती है ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। जैसे एक्सपोनेंशियल कर्व के केस में यहां पर शुरुआत होती है लेग फेज से। लेग फेज यानी शुरुआत धीरे धीरे होगी, फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तेजी से ग्रोथ होगी, यानी कौन सी फेज आती है? एक्सपोनेंशियल। और जैसे ही सीजन का एंड होगा पूरी पॉपुलेशन एक साथ डिसअपियर हो जाएगी, यानी यहां पर स्टेशनरी फेज नहीं आती। कौन सी फेज आती है? क्रैश फेज। सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले लेग फेज, फिर एक्सपोनेंशियल और फिर क्रैश फेज। यहां पर पहले वही लेग फेज, इसके बाद ग्रोथ तेजी से होना स्टार्ट होगी, तो यहां पर फेजेस को डिवाइड किया गया। इसे आप लिखोगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी बढ़ना, ठीक है, पॉजिटिव यानी तेजी से ग्रोथ होना स्टार्ट होगी। फिर फेवरेबल कंडीशन आने पर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। अब देखो यहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्या हमेशा ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती रहेगी? नहीं, रिसोर्सेज लिमिटेड है। जैसे जैसे रिसोर्सेज की कमी आने लगेगी, रिसोर्सेज की लिमिट आने लगेगी, ग्रोथ होना रुकेगा, यानी यहां पर होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, या इसे आप डी एक्सेलरेशन फेज भी कह सकते हैं, जो ग्रोथ को रोकेगा, ग्रोथ होना कम होगी। और जैसे ही रिसोर्सेस की लिमिट आएगी ग्रोथ रुक जाती है, यानी यहां पर जो फेज आएगी उसे क्या कहोगे? स्टेशनरी। और स्टेशनरी के लिए एनसीईआरटी एक टर्म यूज कर रही है, इसे कहा जाता है एसिम्प्टोट। यानी अगर ऑप्शन में आपको स्टेशनरी नहीं मिला, एसिम्प्टोट मिला, तब भी आप समझ जाना किसकी बात हो रही है? स्टेशनरी की बात हो रही है। तो सभी स्टूडेंट एक साथ सीक्वेंस बोलेंगे, सबसे पहले लेग फेज, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर क्रैश फेज। ये तो किसके केस में हुआ? एक्सपोनेंशियल कर्व। यहां पर पहले लेग फेज, फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन,
फाइनली स्टेशनरी। अगर ऑप्शन में स्टेशनरी नहीं है तो क्या मिलेगा? एसिम्प्टोट। एक पॉइंट और याद रखें, हो सकता है आपको ऑप्शन में लेग, लोग, स्टेशनरी मिले, वो भी सही है। 3 फेज ही होती है, लेग, लोग, स्टेशनरी। लोग फेज को यहां 3 सब फेजेस में डिवाइड किया है, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सपोनेंशियल, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इन तीनों को कंबाइनली आप लोग फेज कहोगे। यानी अगर ऑप्शन में लेग, लोग, स्टेशनरी दिया है वो भी सही है। ऑप्शन में लेग, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सपोनेंशियल, नेगेटिव एक्सेलरेशन, स्टेशनरी लिखा है वो भी सही है। सीक्वेंस याद हो जाएगी सभी को। अगला पॉइंट, अब देखो इक्वेशन की बात की जाए, एक्सपोनेंशियल, इधर है सिग्मोइड। एक्सपोनेंशियल कर्व में पॉपुलेशन डेंसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, अगर इसकी इक्वेशन आपसे पूछी जाए तो आप कहोगे dn/dt इक्वल टू b माइनस डी इंटू एन। बताओ यहां पर b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बर्थ रेट। d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेथ रेट। और n क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी या इनिशियल पॉपुलेशन आप कह सकते हो। ठीक है, b माइनस डी इक्वल टू होता है r। ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं जब हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। वेरी गुड। वहां पर मैंने आपको इकोटोन बताया था, एज इफेक्ट बताया था, बायोटिक पोटेंशियल, वाइटलिटी, हैबिटेट, माइक्रो हैबिटेट, माइक्रो क्लाइमेट पढ़े थे हमने। तो वहां पर मैंने आपको बायोटिक पोटेंशियल बताया था और वहां आपको ये फॉर्मूला लिखाया था R इक्वल टू बी माइनस डी। बताओ बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है? मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कैपेसिटी। वेरी गुड। तो B माइनस डी की जगह हम यहां पर R पुट कर सकते हैं। यस। तो इसकी इक्वेशन बनेगी dn/dt इक्वल टू Rn। ये इक्वेशन आप याद रखें। इसका एक इंटीग्रल फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम में आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। यानी जब इसका इंटीग्रेशन किया गया तो जो फॉर्मूला हमें मिला nt इक्वल टू एन नोट ई पावर आर टी। यहां पर एन नोट क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन। nt क्या है? टी टाइम पर पॉपुलेशन। और आर क्या है? बायोटिक पोटेंशियल। टी क्या है? टाइम। अगर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। बहुत सिंपल तरीका है बेटा, बहुत सिंपल तरीका है। एग्जाम में जो आया था, जो पूछा गया था, वहां पर आपको एन नोट की वैल्यू दी गई, ई की वैल्यू भी दे दी गई, आर और टी की वैल्यू भी दे दी गई और पूछा गया फाइनल पॉपुलेशन क्या होगी, एन टी पूछा गया। तो सभी वैल्यू अगर आपको दे दी गई है तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करो, आसानी से आंसर आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन तो एग्जाम में आ चुका, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक न्यूमेरिकल अभी मैं आपको क्लास में सोल्व करने के लिए दूंगा, सभी स्टूडेंट उसे सोल्व करेंगे। अगर उस तरह का न्यूमेरिकल आता है आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर ये 2 फॉर्मूले आप एक्सपोनेंशियल के रेस्पेक्ट में याद रखें। सिग्मोइड, इसके लिए इक्वेशन है dn/dt इक्वल टू Rn। इतना तो कॉमन है, देखो यहां पर भी वहां पर भी, लेकिन वहां रिसोर्सेज लिमिटेड है। लेकिन वहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस लगेगा। हमेशा ग्रोथ एक्सपोनेंशियल नहीं होगी। जैसे जैसे लिमिट पास आती जाएगी ग्रोथ कम होने लगेगी और जैसे ही लिमिट खत्म हो जाएगी स्टेशनरी फेज आएगी, यानी इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस लगेगा K माइनस एन बाई के। इसे आप यहां पर कहोगे इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं dn/dt इक्वल टू Rn
1 माइनस एन बाई के, बोलो सही है क्या? 1 माइनस एन बाई के लिख सकते हैं। यहां पर के का मीनिंग है कैरिंग कैपेसिटी। के का मीनिंग क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। देखो समझे, ये यहां पर हमने के लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो डॉट डॉट लाइन बनाई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिसोर्सेस की लिमिट। यानी हम कहेंगे कि रिसोर्सेस का वो मैक्सिमम अमाउंट है जिसके ऊपर ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ रुकेगी। कौन सी फेज आएगी? स्टेशनरी फेज। या इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी के रिसोर्सेस की वो मैक्सिमम लिमिट है जो वहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकती है। आई बात समझ में? जैसे ही लिमिट आएगी फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। उस लिमिट को, उस मैक्सिमम अमाउंट को यहां पर क्या नाम दिया गया? कैरिंग कैपेसिटी। क्लियर सभी को? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड नंबर सॉल्व करो जल्दी। हो गया? dn by dt इक्वल टू Rn। फोर्थ नंबर, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। बेटा सोल्व करो फिफ्थ नंबर, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फोर्थ होगा। अब आप देखें एक्सरसाइज सेकंड पर थर्ड नंबर। थर्ड हो गया। क्या आंसर जाएगा? dn बाई dt इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के। आपको ऑप्शन में जैसे फर्स्ट ऑप्शन यहां दिया है dn बाई dt इक्वल टू आर एन एन माइनस के बाई एन भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है के माइनस एन बाई के होता है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी। इसके बाद आप सोल्व करें फोर्थ नंबर। इसमें पूछा गया है व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल 0। इसमें आगे आपको इक्वेशन भी दी गई है dn बाई dt इक्वल टू आर एन 1 माइनस एन बाई के। बोलो क्या होगा? फर्स्ट होगा ना। देखो ये रही इक्वेशन, ये यहां पर इक्वेशन। इसे dn बाई dt को आपको जीरो करना है, और dn बाई dt जीरो कब होगा? जब n बाई के एग्जैक्टली 1 हो। तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, यानी dn बाई dt जीरो होगा। फर्स्ट आंसर। फिफ्थ नंबर देखो, यहां पर लिखा है एसिम्प्टोट, मतलब स्टेशनरी। मैंने कहा एसिम्प्टोट का मतलब स्टेशनरी। तो एसिम्प्टोट इन ए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन? बताओ। फर्स्ट आंसर होगा के इक्वल टू एन, तब जाकर आपको स्टेशनरी फेज मिलेगी। देखो यहां पर ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, इसे आप एन से रिप्रेजेंट करोगे, और लिमिट क्या है? के। तो एन इक्वल टू के हो जाएगा, तो कौन सी फेज आ जाएगी? स्टेशनरी फेज। फर्स्ट आंसर होगा। कहां पर? हाँ, क्या कहना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो बेटा, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। सेवन नंबर देखो, नेटेलिटी रेफर्स टू, नेटेलिटी क्या होता है? बर्थ रेट।
2018 में आया। तो कितना सिंपल पूछा जाता है एग्जाम में। एक्सरसाइज फर्स्ट में 7 नंबर सोल्व करें। इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ऑफ पॉपुलेशन, environmental resistance is maximum when? बोलो। के अप्रोच एन या एन अप्रोचेस के? एन होगा ना बेटा। के तो क्या है, रिसोर्सेस की लिमिट। एन बढ़ते बढ़ते के तक पहुंचेगा, तो जैसे ही के तक पहुंचेगा उस दौरान लिमिट खत्म हो जाएगी, सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस लगेगा। यानी आंसर होगा एन अप्रोचेस के। क्लियर है? चलो यहां पर आ जाएं, पेज नंबर 109 पर। 109 जहां हेडिंग लिखा हुआ है नीचे डेथ रेट, मोर्टेलिटी, इसके ऊपर देखो अंडरलाइन की हुई है बेटा, 4 लाइंस हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान से सुनना, आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। लिखा है पॉपुलेशन इवॉल्व डिफरेंट स्ट्रेटेजी टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। यानी पॉपुलेशन अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए कई तरह की स्ट्रेटेजी इवॉल्व करती है। इसके लिए टर्म यूज होती है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। ठीक है, यानी अपनी लाइफ में क्या क्या वेरिएशन उन्होंने किया, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप याद रखें। सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने लाइफ टाइम में एक बार ही इंटरब्रीडिंग करते हैं। गोले में बंद करना, पैसिफिक साल्मोन फिश एंड बैम्बू प्लांट, गोले में बंद करो, इससे इंपॉर्टेंट लगा लें। आगे लिखा है एंड सम प्रोड्यूस स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग लाइक ऑयस्टर पैलेजिक फिशेस, इन्हें भी गोले में बंद कर लें। मैक्सिमाइज देयर फिटनेस बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। यानी जो ऑयस्टर एंड पैलेजिक फिशेस हैं, ये स्मॉल साइज में लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। यानी इनकी जो ऑफस्प्रिंग होती है वो छोटी साइज के ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इनकी ग्रोथ रेट कम होती है, यानी इनका लाइफ स्पान कम होता है। तो सरवाइव करना है तो ज्यादा नंबर में प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ एंड प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग बर्ड्स एंड मैमल्स, इन्हें भी आप गोले में बंद करो। यानी यहां पर ऑपोजिट बात हो रही है। ऑयस्टर एंड पैलेजिक फिशेस के केस में स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग लार्ज नंबर में, बर्ड्स और मैमल्स के केस में लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग स्मॉल नंबर में। ठीक है, एग्जांपल याद रहेंगे। चलो आ जाओ एक्सरसाइज फर्स्ट, 3rd नंबर। एक्सरसाइज फर्स्ट में 3rd नंबर, रिगार्डिंग लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस which among the following is incorrect? फोर होगा या 3rd होगा? सोच समझ के आंसर दो बेटा। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं 4th होगा और कुछ कह रहे हैं 3rd होगा। आंसर की में क्या दिया है नीचे देखो, 3rd दिया है ना। यानी प्रोडक्शन इन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, ये हमने ऑयस्टर एंड पैलेजिक फिशेस के लिए पढ़ा था, जबकि सामने क्या लिखा है, मैमल्स। तो 3rd ऑप्शन इनकरेक्ट है बेटा। 2018 में पूछा गया एक्सरसाइज सेकंड 6 नंबर। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, क्या आंसर होगा, बैम्बू स्पीसीज। हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट। फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, यानी डेमोग्राफी यहां पर कंप्लीट हो गया। अब इसे आप जल्दी से नोट कर लें, फिर अभी आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा जो आपको सॉल्व करना है, और एक न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आ चुका है जो एक्सरसाइज में दिया है वो भी आपको सॉल्व करना है। नोट करें जल्दी यहां से।
लिख लिया क्या? एक न्यूमेरिकल लिखें। इफ अ पॉपुलेशन if a population growing exponentially, एक न्यूमेरिकल लिखना, if a population growing exponentially double in size double in size after 3 years, double in size after 3 years, then calculate intrinsic rate intrinsic rate of increase intrinsic rate of increase ऑब्लिक करके लिख लो वहां पर बायोटिक पोटेंशियल। यानी आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला आपके पास है एन टी इक्वल टू एन नोट ई पावर आर टी। इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये वाला फॉर्मूला सोल्व करें और आंसर बताएं। 0.231 कितनों का आया ये आंसर? ओनली 2 स्टूडेंट। सही है, आंसर 0.231 आएगा। फॉर्मूला आपके सामने है। एन नोट इनिशियल पॉपुलेशन है, एन टी टी टाइम पर है, और टी टाइम आपको दिया कितने साल? 3 साल। यानी यहां पर टी की वैल्यू आपको 3 रखना है। एन टी इनिशियल का डबल हो जाता है, तो एन टी की जगह पर 2 एन नोट रखना है। दोनों तरफ लॉग लेना है, आर की वैल्यू आ जाएगी। करो सोल्व। हाँ, आर तो कैलकुलेट ही करना है ना बेटा, आर की जगह क्या रखोगे? आर तो आपको कैलकुलेट ही करना है। नहीं, कोई जरूरी नहीं बेटा, कोई जरूरी नहीं। अपने बर्थ रेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था लाइव क्लास में, फ्रूट फ्लाई वाला। हाँ ठीक है ना। जिन्होंने ये न्यूमेरिकल कर लिया है वो पेज नंबर 95 पर आए। नेट 2017 में पूछा गया 162। सॉल्व करें इसको। 162।
हुआ 162। इसमें बेटा कहा गया है इन ए हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन ऑफ 100 इंडिविजुअल, यानी इनिशियल पॉपुलेशन एन नोट आपको दे दिया, हैविंग आर इक्वल टू 0.5 पर फीमेल पर ईयर, यानी आर की वैल्यू भी दे दी। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन साइज इन 6 ईयर्स, यानी टाइम भी आपको दे दिया और यहां पर ई की वैल्यू भी आपको दे दी है। तो आपको एन टी कैलकुलेट करना है, यानी एन नोट दे दिया, ई की वैल्यू दे दी, आर टी की वैल्यू दे दी, सब कुछ दे दिया है। तो बस फॉर्मूले में पुट करना है और एन टी आपका आ जाएगा। बोलो क्या आंसर आया? 2012। थर्ड आंसर होगा 2012। ये मिटा दूं क्या? नोट कर लिया सभी ने? .231 सभी का आगे क्या आंसर? समझना बेटा इसको, आपके सामने इंटीग्रल फॉर्मूला है एन टी इक्वल टू एन नोट ई और पावर में आर टी। आपसे कहा गया आफ्टर 3 इयर्स पॉपुलेशन पहले की डबल हो जाती है, तो एन टी को आप क्या लिखोगे? 2 एन नोट, पहले की डबल हो गई। यहां है एन नोट ई आर टी, एन नोट ये कैंसिल होगा, दोनों तरफ log लिया जाएगा, log e बेस 2, आर टी आगे आएगा log e बेस e। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। यानी यहां पर क्या बचेगा? इस तरफ आर टी और इधर है log e बेस 2। इसे जब 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे, बोलो किससे मल्टीप्लाई होगा? 2.303। ये यहां पर होगा log 10 2, टी की वैल्यू कितना दिया है? 3, यानी ये यहां पर हो जाएगा 3r। बताओ log 10 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010 इक्वल टू 3r। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 0.693 इक्वल टू 3r, और जब r कैलकुलेट करेंगे तो 0.231, ये आपका आंसर आएगा। जो एग्जाम में पूछा गया वो तो बहुत सिंपल था, उसमें आपको सब कुछ दे दिया गया, बस फॉर्मूले में पुट करना था, मल्टीप्लाई करना था, 2012 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए, कहा गया पहले की दुगनी हो गई, पहले की 3 गुनी हो गई, कुछ भी कहा जाए, टाइम पीरियड 3 साल 2 साल कुछ भी दिया जाए, तरीका यही रहेगा, इस तरीके से आपको सोल्व करना है, आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। कर लेंगे सभी। यहां पर डेमोग्राफी कंप्लीट हुआ, यानी एनसीईआरटी के इकोलॉजी में एनसीईआरटी में 4 चैप्टर दिए हैं, यानी 4 चैप्टर में डिवाइड किया है। पहला ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दूसरा इकोसिस्टम। ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आप एनसीईआरटी से इन्हें कंप्लीट पढ़ सकते हैं, यानी अब आपको पेज नंबर बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही डेमोग्राफी कंप्लीट हुआ, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, और इकोसिस्टम तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, सीक्वेंस ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की पढ़ चुके हैं। अब 2 चैप्टर बचे हैं, एक बायोडाइवर्सिटी, दूसरा पॉल्यूशन। तो पहले हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बहुत सिंपल टॉपिक है, एनसीईआरटी की सीक्वेंस से इसको हम कंप्लीट करेंगे। मॉड्यूल में बाद में जो कुछ बचेगा उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एनसीईआरटी की सीक्वेंस, ठीक है, ताकि एनसीईआरटी पहले कंप्लीट हो जाए फिर मॉड्यूल। ठीक है बेटा, यहां पर एक पॉइंट आप याद रखें, बायोडाइवर्सिटी में इस तरह से कई डेटा आएंगे जो एनसीईआरटी में दिए हैं, तो एनसीईआरटी का हर डेटा आपको याद होना चाहिए। तो रोजाना जितने भी डेटा हम यहां पर पढ़ रहे हैं, रोजाना आपको याद करने हैं और रोजाना रिवाइज करना है, आपस में एक दूसरे से पूछना है, डिस्कस करना है, लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगे। ठीक है,
तो बार बार देखना है, बार बार रिवाइज करना है, ताकि इस तरह के जो भी डेटा हमारी एनसीईआरटी में दिए हैं वो आपके कंप्लीट हो जाए। समझना ध्यान से। बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब वेराइटी, यानी डेफिनेशन बनेगी वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कहोगे? बायोडाइवर्सिटी। आप जानते हैं अर्थ पर बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक मतलब लिविंग, क्या क्या एग्जांपल बताए थे? प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स। यानी प्लांट की वैरायटी जो अर्थ पर प्रेजेंट है उसे आप कहोगे प्लांट डाइवर्सिटी। एनिमल्स की वैरायटी जो अर्थ पर प्रेजेंट है उसे आप कहोगे एनिमल डाइवर्सिटी। माइक्रोब्स की वैरायटी जो अर्थ पर प्रेजेंट है उसे आप कहोगे माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। और तीनों को कंबाइनली क्या कहोगे? बायोडाइवर्सिटी। आगे बात समझ में? तो एनसीईआरटी कह रही है एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स, इनकी अर्थ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा वैरायटी है। यहां पर एग्जाम्पल लेकर एनसीईआरटी बता रही है कि हमारी अर्थ पर मोर देन 20,000 स्पीसीज किसकी है? एंड्स यानी चींटियों की है। कितनी? मोर देन 20,000, यानी बहुत ज्यादा वैरायटी है। इसी तरह से नियरली 20,000 स्पीसीज किसकी है? ऑर्किड की। ऑर्किड प्लांट है, ये एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ा है। याद करो कॉमनसेलिज्म, कॉमनसेलिज्म में एपीफाइट्स, एपीफाइट्स में एक तो ऑर्किड था, दूसरा हैंगिंग मॉस। याद आया? हमने ऑर्किड का एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म में भी पढ़ा है, ऑर्किड एंड बी, स्यूडो कॉपुलेशन वाला एग्जाम्पल। याद है सभी को? वेरी गुड। 28,000 स्पीसीज किसकी हैं? फिशेस की। और 3 लाख स्पीसीज किसकी हैं? बीटल्स, जो एक टाइप का इंसेक्ट है। और आप याद रखें बेटा, हमारी अर्थ पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इंसेक्ट की ही है। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अर्थ पर किसकी है? इंसेक्ट की। तो ये कुछ डेटा, कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखे हैं जो मैंने यहां पर आपके सामने एक्सप्लेन किए। अब एनसीईआरटी एक पॉइंट और बता रही है। एनसीईआरटी ने कहा एक साइंटिस्ट जिसका नाम है एडवर्ड विल्सन, ये नाम आप याद रखें। एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलर किया और डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट लेवल एनसीईआरटी ने हमें बताए। पहला जीन लेवल पर डाइवर्सिटी, जिसे आप कहोगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा स्पीसीज लेवल पर डाइवर्सिटी, जिसे कहोगे स्पीसीज डाइवर्सिटी। और थर्ड है इकोसिस्टम लेवल पर डाइवर्सिटी, जिसे आप कहोगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बताओ इकोसिस्टम क्या होता है? हाँ, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स मिलकर जो फिजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम लेवल पर डाइवर्सिटी, इसे आप कहोगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब ध्यान से समझना, एनसीईआरटी की लाइन में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ही हम यहां पर समझेंगे, ठीक है ना? जीन लेवल पर वैरायटी, नेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिनमें जीन लेवल पर वेरिएशन मिलता है, लेकिन सभी एग्जाम्पल हमें नहीं पढ़ने। हमें तो वो एग्जाम्पल पढ़ना है जो एनसीईआरटी ने बताया, क्योंकि हमारे एग्जाम में वही आएगा। तो जीन लेवल पर डाइवर्सिटी, यहां पर एनसीईआरटी आपको 3 एग्जाम्पल और 3 एग्जाम्पल जिनमें 2 डेटा हैं, ठीक है, वो बता रही है। ध्यान से समझे, ध्यान से सुने। जीन लेवल पर डाइवर्सिटी को कहा गया जेनेटिक डाइवर्सिटी। एनसीईआरटी कह रही है एक स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स में आपको जीन लेवल पर वेरिएशन मिल सकता है। जैसे हमारी बात की जाए तो हम सब एक स्पीसीज के मेंबर हैं, तो एक स्पीसीज के मेंबर में भी जीन लेवल पर वेरिएशन आपको मिल सकता है। ये डिपेंड करता है उनका डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज क्या है। यानी जीन लेवल पर डाइवर्सिटी डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। यानी अगर डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज अलग अलग है, मान लो एक स्पीसीज के 2 ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज अलग अलग है, अलग अलग एरिया में रहते हैं,
तो वहां पर उनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस भी क्या होंगी, अलग अलग। वो ऑर्गेनिज्म अपनी एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए अपने आप को जीन लेवल पर अडेप्ट कर लेते हैं, और जीन लेवल पर अडेप्ट होने की वजह से उनमें जो वेरिएशन मिलते हैं, जो वेराइटी मिलती है, उसे कहा जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल समझना, यहां पर एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल लिया रॉल्फिया वोमिटोरिया। रॉल्फिया वोमिटोरिया ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इससे एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है रेसरपाइन, जिससे मेडिसिन बनती है। प्लांट का नाम क्या है, रॉल्फिया वोमिटोरिया। केमिकल रिलीज हो रहा है जिसका नाम क्या है, रेसरपाइन। एनसीईआरटी कह रही है रॉल्फिया वोमिटोरिया हिमालय की डिफरेंट डिफरेंट रेंज पर पाया जाता है। जैसे मान लो एक रॉल्फिया वोमिटोरिया यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तो बताओ इसकी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज सेम हुई या अलग अलग? अलग अलग। डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज अलग अलग होने की वजह से इनके लिए यहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस भी क्या होंगी, अलग अलग। आप बायोम पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहां पर मिलने वाले रॉल्फिया वोमिटोरिया, इनमें जीन लेवल पर वेरिएशन देखने को मिला, यानी इस रॉल्फिया वोमिटोरिया से भी रेसरपाइन रिलीज किया गया, इस रॉल्फिया वोमिटोरिया से भी रेसरपाइन रिलीज किया गया। तो देखा गया इन दोनों से रिलीज होने वाला रेसरपाइन कॉन्सेंट्रेशन आपको डिफरेंट मिली। दोनों रॉल्फिया वोमिटोरिया हैं, दोनों से रेसरपाइन को ऑब्टेन किया गया, तो इन दोनों से जो रेसरपाइन मिला उनकी कॉन्सेंट्रेशन हमें अलग अलग मिली। और दूसरा पॉइंट, इस केमिकल का जो इफेक्ट है यानी पोटेंसी, इससे आप कहोगे इफेक्ट, मेडिसिन है, तो इसका ऑर्गेनिज्म पर क्या इफेक्ट है, जब देखा गया तो इफेक्ट भी अलग मिला, यानी कॉन्सेंट्रेशन भी अलग अलग मिली, ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट भी अलग मिला। इसका मतलब वेरिएशन आया है। प्लांट तो एक ही स्पीसीज के हैं, दोनों रॉल्फिया वोमिटोरिया हैं, लेकिन रेसरपाइन की कॉन्सेंट्रेशन और इसका इफेक्ट अलग अलग देखने को मिला, यानी वेरिएशन आया है, और वेरिएशन जीन लेवल पर है, इसलिए कहा गया रॉल्फिया वोमिटोरिया जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करता है। क्लियर है सभी को? तो एक एग्जांपल तो आप ये याद रखेंगे। दूसरा, 2 पॉइंट और हैं जो इंडिया के रेस्पेक्ट में बताए गए हैं, यानी एनसीईआरटी कह रही है इंडिया में मोर देन 50,000 डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन ऑफ राइस प्रेजेंट है। यानी आपसे पूछा जाए इंडिया में जेनेटिकली डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ राइस कितनी प्रेजेंट है, आप कहोगे मोर देन 50,000। जीन लेवल पर वेरिएशन है, इसलिए राइस की हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स मिलती हैं। तो इंडिया में पूछा जाए आपसे, बताओ राइस की कितनी स्ट्रेन्स प्रेजेंट हैं, आप कहोगे मोर देन 50,000। और आपसे पूछा जाए इंडिया में मैंगो की कितनी वेराइटी है, तो आप आंसर दोगे 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो इंडिया में प्रेजेंट है। ये डेटा एनसीईआरटी ने हमें बताया। 1000 वेराइटी नहीं खाई हमने। 1000 वेराइटी किसे कहते हैं? ज्यादा से ज्यादा 8-10 वेराइटी के आम आपने खाए होंगे, लेकिन इंडिया में कितनी वेराइटी प्रेजेंट है? 1000। जीन लेवल पर वेरिएशन है। आई बात समझ में? तो ये 2 डेटा और ये एक एग्जाम्पल याद रहेगा, जीन लेवल पर वेरिएशन। यहां पर देखें बेटा, स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये स्पीसीज लेवल पर है, जो हम बहुत डिटेल में लाइव क्लास में पढ़ चुके हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बेटा। याद करो, कम्युनिटी जब स्टार्ट किया था, कम्युनिटी का पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही था, स्पीसीज डाइवर्सिटी, जहां पर मैंने आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी और स्पीसीज रिचनेस में कंपेयर कराया था, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, कुछ बॉक्स बनाए थे, काउ, रेट, मैमल, काउ, इंसेक्ट, बर्ड, कहां डाइवर्सिटी ज्यादा, किनमें स्पीसीज रिचनेस इक्वल, याद आ रहा है। और इससे रिलेटेड फैक्टर्स भी हमने पढ़े थे, जैसे साइज ऑफ एरिया, टाइप ऑफ एरिया, टाइप ऑफ सॉइल,
लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड पढ़ा था। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बस यहां पर एक एग्जाम्पल आपको समझना है जो एनसीईआरटी हमें बता रही है। वो एग्जाम्पल है, दो एरिया को कंपेयर किया गया। एक है वेस्टर्न घाट और दूसरा है ईस्टर्न घाट। इन दो एरिया को कंपेयर किया गया और कंपैरिजन हुआ एम्फीबियन स्पीसीज का। एम्फीबियन स्पीसीज। अब मुझे आप आंसर दो, बताओ इन दोनों एरिया में से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन सा एरिया है? वेरी गुड, वेस्टर्न घाट। जब हमने बायोम पढ़े थे तो वहां पर मैंने एग्जांपल लिखा था इंडिया में वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय, ठीक है ना। तो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ईस्टर्न घाट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर वेस्टर्न घाट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, मतलब यहां पर डाइवर्सिटी बोलो कम होगी या ज्यादा? ज्यादा। आप जानते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है। क्यों होती है? हाँ, यानी फेवरेबल कंडीशन ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, लेस सीजनल वेरिएशन है, सोलर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, कांस्टेंट इन्वायरमेंट होता है ताकि स्पीसीज आसानी से वहां पर अडेप्ट हो सके। इस वजह से डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। तो आपसे पूछा जाए, बताओ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में कंपेयर किया जा रहा है, एम्फीबियन स्पीसीज ज्यादा कहां पर होगी? वेस्टर्न घाट, क्योंकि ये क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया। ये ऑलरेडी हम जानते हैं बेटा, ठीक है। बस एनसीईआरटी में लिखा है तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। थर्ड है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम लेवल पर। और आप जानते हैं अर्थ पर वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम प्रेजेंट है। कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं। जैसे डेजर्ट, बोलो क्या है? टेरेस्ट्रियल। ग्रासलैंड क्या है? टेरेस्ट्रियल। फॉरेस्ट क्या है? टेरेस्ट्रियल। ट्री क्या है? टेरेस्ट्रियल। पॉन्ड, रिवर, लेक क्या है? एक्वेटिक। तो वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम अर्थ पर प्रेजेंट है। तो यहां पर एनसीईआरटी कंपेयर कर रही है इंडिया एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बीच। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इसमें तीन कंट्रीज इंक्लूड होती हैं, एक नॉर्वे, एक स्वीडन, एक डेनमार्क। लैंडमार्क नहीं, डेनमार्क, ठीक है। हाँ, इन तीनों में, इन तीनों कंट्रीज में सेम लैंग्वेज की वजह से इन तीनों को कंबाइनली क्या कह दिया? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो यहां पर एनसीईआरटी बता रही है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के कंपैरेटिवली इंडिया में नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स ज्यादा है, यानी इंडिया में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज्यादा है। ये पॉइंट हमें एनसीईआरटी ने बताया। तो यहां से जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनकरेक्ट, उस तरह से पूछे जाते हैं। तो जो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उस तरह का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, लैंग्वेज बेस्ड बन सकता है। आई बात समझ में? एनसीईआरटी की लाइन है, बोलो क्लियर हुआ सभी को? इसमें रॉल्फिया वोमेटोरिया ये एग्जांपल याद रखना है, ये वेराइटीज कितनी है ये याद रखना है। ये सिंपल है, आप सभी को पता है, याद करने की कोई जरूरत नहीं, और यहां पर भी कोई जरूरत नहीं है। तो एडवर्ड विल्सन के अकॉर्डिंग ये 3 लेवल क्लियर हैं सभी को? जल्दी से लिख लो बेटा।
लिख लिया सभी ने? नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा इसको घर पे जाके आप रिवाइज करें। रोजाना जितना पढ़ाया जा रहा है रोजाना ही कंप्लीट कर लें। और ये जो डेटा यहाँ पर आ रहे हैं इन्हें भी आप रोजाना देखें। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।